एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। आज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं एमसीक्यू डिस्कशन कर रही हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एमसीक्यूज जो क्योंकि वो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके नीट के। सो बेटर रहेगा, आप कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं यहाँ पर, साथ के साथ आप एमसीक्यूज भी देख लीजिए। आपको आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करता है। So let's not waste our time and start with our today's topic which is electron transport chain ETC। हम क्या पढ़ चुके हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज आता है, वो ग्लाइकोलिसिस में जाता है, उससे पायरुविक एसिड बनता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम हमने पढ़ा था ईएमपी, एम्बेडेड मेयरहोफ-पार्नस रिएक्शन। फिर जब पायरुविक एसिड है, अगर एरोबिक कंडीशन है तो पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट स्टेप में जाएगा, वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा और वो आपका क्रेब्स साइकिल में ऐड होगा और वहां से आपके CO2 रिलीज होंगे। क्या क्या पढ़ लिया हमने? जब हमने पढ़ा था कि एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, एक CO2 निकलता है। फिर क्या होता है? फिर जब एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर जाता है क्रेब्स साइकिल में तो 2 CO2 निकलते हैं। सिंस हमें पता है एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो 2 पायरुविक से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब 2 CO2 इंटरमीडिएट स्टेप में बाहर गए और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में जाएंगे तो टोटल 4 CO2 बनेंगे। तो हमें पता है ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिलाते हैं, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलाते हैं तो 6 CO2 प्लस 6 वाटर बनते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि 6 CO2 कहां-कहां बने। तो अभी तक 6 CO2 बन चुके हैं। पानी बना नहीं बना? अभी तक नहीं बना। हमने पढ़ा था जब आपका ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन होता है तो एक स्टेप में वाटर रिलीज होता है और वो स्टेप भी डबल टाइम होता है तो 2 वाटर रिलीज होते हैं। लेकिन क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा था 2 वाटर एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, मतलब एक क्रेब्स साइकिल में एक वाटर एब्जॉर्ब होता है क्योंकि हमने फ्यूमारेट से मैलेट में पढ़ा था, और 2 बार क्रेब्स साइकिल होगी तो 2 वाटर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो नेट कोई वाटर अभी तक नहीं बना। अभी तक CO2 बन चुके हैं 6 के 6, हमारे ATP बन चुके हैं, NADH बन चुके हैं, FADH2 बन चुके हैं। कहाँ पड़ा? ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बने और 2 NADH बने, इंटरमीडिएट में 2 NADH बने, क्रेब्स साइकिल में 3 NADH, 2 FADH2, नहीं 3 तो एक साइकिल में बनते हैं ना, तो 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP विच इज इक्विवेलेंट टू ATP। तो हमारे अभी तक सबस्ट्रेट लेवल पे कितने ATP बन चुके हैं? 2 ग्लाइकोलिसिस में और 2 हमारे क्रेब्स साइकिल में, 4। टोटल 38 ATP बनने हैं। तो अभी भी 34 ATP बनने बाकी है, जो कहां से बनेंगे? जो हमारे NADH बना, FADH2 बना, उनको यूज करके हमारा अब ATP बनाना है हमें, और दूसरा हमें O2 को यूज करके हमें वाटर बनाना है। तो ये जो सारा काम है ना, ये सब होगा ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर। ETC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या पढ़ चुके हैं हम? जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, इंटरमीडिएट और क्रेब्स साइकिल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अब जो हमारा ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। इस पे आने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टे। देखो 2 टर्म्स है, याद रखना, एक है हमारा क्रिस्टे और एक हम जब सेल साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सिस्टर्ने। तो याद रखना ये जो सिस्टर्ने है, हम वहां गोल्गी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, वहां सिस एंड ट्रांस एंड होता है, तो सिस एंड से सिस्टर्ने। तो उनको जो गोल्गी ऑपरेटर्स के जो ऐसे लूप्स होते हैं उनको सिस्टर्ने बोलते हैं, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके जो फोल्ड्स हैं उसको क्रिस्टे बोलते हैं। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हुई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हुई। इन दोनों के बीच की स्पेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है,
और इसके अंदर जो खाली जगह है विच इज मैट्रिक्स, जिसमें हमारा इंटरमीडिएट स्टेप और क्रेब्स साइकिल हुआ था। अब एक पॉइंट और मैंने क्रेब्स साइकिल पढ़ाते हुए आपको याद कराया था कि क्रेब्स साइकिल में 8 एंजाइम यूज होते हैं। 8 में से 7 एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर बैठे होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के। बट उसमें से एक एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं ईटीसी पढ़ाऊंगी ना तो ईटीसी के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस की बात होगी। 4 कॉम्प्लेक्सेस ईटीसी में होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है। उनमें से जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है ना, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की है। तभी आपको मैंने पढ़ाया ईटीसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी, तो उसका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वो भी उसी के साथ अटैच होगा। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स मतलब आपका क्रेब्स साइकिल हो रही है, आपका इंटरमीडिएट स्टेप हो रहा है, इवन आपका एटीपी एनएडीएच से और एफएडीएच2 से एटीपी भी सब मैट्रिक्स सब माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं सेल का, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। सो लेट्स कम टू ईटीसी। हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में अलग अलग स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके साथ रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो एनएडी एनएडीएच प्लस एच प्लस में कन्वर्ट होता था और एफएडी एफएडीएच2 में कन्वर्ट होते थे। तो उनका रिडक्शन होता था तो उनको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कहते थे। तो अभी तक हमने पढ़ा है अलग अलग मेटाबॉलिक स्टेप में एनएडी और एफएडी जो होते हैं ना, ये आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की तरह काम करते हैं और ये एनएडीएच प्लस एच प्लस एंड एफएडीएच2 बनाते हैं। अब क्या होगा, अब ये ईटीसी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाएंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। पढ़ेंगे कैसे हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इसको रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। और ये दोनों आपके जो एनएडीएच प्लस एच प्लस ये आएगा इनके पास, और साथ में आएगा आपका एफएडीएच2। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एनएडी प्लस में। ठीक है, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन H प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सेम यहां पर एफएडीएच2 से बनेगा एफएडी, और प्लस एफएडी से प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बनेगा। तो ये जब ईटीसी में इस तरीके से कन्वर्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, हाइड्रोजन रिमूव होंगे। तो कैनाइन से यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपके ऑक्सीडाइज हो गए। जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो कोई और चीज रिड्यूस होगी। कौन रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को लेगा, इन हाइड्रोजन को लेगा, और ऑक्सीजन से H2O बन जाएगा। सो फाइनली ऑक्सीजन क्या होगा, देखो ऑक्सीजन will gain electron and hydrogen and it will form water molecule। तो आप देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, हाइड्रोजन को गेन करा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इस लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। सो फाइनल रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीजन। So oxygen is the final electron acceptor, it is the final reducing element। तो याद रखना, अब यहाँ पे ये बनेगा। ETC के अंदर आपका वाटर तो बन जाएगा, ETC के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर वाटर तो बना लेगा। ETC के अंदर 4 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, और एक 5वां कॉम्प्लेक्स और होता है जो आपका ATP की सिंथेसिस कराता है। और उस कॉम्प्लेक्स को, सिंस वो एटीपी की सिंथेसिस करा रहा है, और वो एटीपी की सिंथेसिस के लिए एनर्जी कहां से आई,
ये जो NADH था, इसके ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिलीज हुए, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी एटीपी बनाने में यूज होती है। सो आप इसको बोलते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब एटीपी बन रहा है। बट दैट एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम द एनर्जी कमिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। इसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी बनाती है, इसलिए उस स्टेप को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। दोनों स्टेप ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर लिंक्ड टू ईच अदर। पहले 4 कॉम्प्लेक्स आपके ETC के हैं और 5वां कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का है। दोनों मिलकर आपका पहले ETC से ऑक्सीजन से वाटर तो बन जाएगा, लेकिन जो इससे एनर्जी निकली ना, वो एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए हमें 5th कॉम्प्लेक्स चाहिए होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गया। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ETC जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के पास जाएगी, जो उससे एटीपी फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज माय स्टेप। अब ETC में मैंने आपको बोला, ETC में 1 से लेके 4 तक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ना, वो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। सो कॉम्प्लेक्स 5 इज इन चार्ज ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑक्सीजन के पास, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है वो आपका एटीपी बना रहा है। सो ये जो 1 से लेके 4 तक सारे एंजाइम्स हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस, इनके साथ हम 2 चीजों की बात करेंगे विच आर मोबाइल कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 ने लिया इलेक्ट्रॉन को, फिर 2 को दिया, 2 3 ऐसे हम पढ़ेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये तो स्टेशनरी है, ये मेम्ब्रेन में एक जगह पे टिके हुए हैं, लेकिन बीच में कोई मोबाइल कैरियर होता है ना, मोबाइल यहां से उठाओ, लेके बात करो, दूसरी जगह घूम कर जाओ। तो कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ बैठा है, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ बैठा है, इसके बीच में मोबाइल कैरियर है, वो यहां से लेगा, इसको देख के आएगा, ऐसे से घूमेगा वो, इसलिए उनको मोबाइल कैरियर्स बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे, हमारा यूबिक्यूनॉन होता है, वो एक मोबाइल कैरियर है। एक साइटोक्रोम हम बी पढ़ेंगे, दे बोथ आर मोबाइल कैरियर, क्योंकि वो घूमते हैं, वेयरएज ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे स्टेशनरी है। तो याद रखना, मोबाइल लेके हम घूम सकते हैं ना, तो मोबाइल कैरियर वो होंगे जो घूम सकते हैं, जो एक से इलेक्ट्रॉन लेंगे दूसरे को देकर आएंगे। जैसे होता है ना पार्सल वाला काम, आपने अपना कोई पार्सल भिजवाना है तो आप कोरियर वाले भैया को दोगे, वो आगे जाके पार्सल करके आएंगे। तो आपने एक को दिया, वो घूम के गया, दूसरे को आपका पार्सल लेकर आया। तो ये सारे टुगेदर विद दीज एंजाइम 1 से लेके 4 तक प्लस मोबाइल कैरियर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और फाइनली हमारा वाटर बन जाता है। सो ETC में ऑक्सीजन भी आ गया, ETC में वाटर भी बन गया, और जो फाइनल एटीपी है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बनेगा। अब आप देख सकते हो, ये देखो, ये मेरी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी बाहर की मेम्ब्रेन, ये अंदर की मेम्ब्रेन, इसके बीच में इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और अंदर वाला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर सिट्रिक साइकिल भी यही होती है, क्रेब्स साइकिल भी यही होती है, आपका सारा NADH भी यहीं पे बन रहा है। अब यहां देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी यहीं पर है, जो मेम्ब्रेन के अंदर टिका हुआ है, 1 2 3 4, और ये हमारा 5 वाला कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस इस मेम्ब्रेन के अंदर जुड़े हुए हैं। अब पढ़ते हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो क्या होगा, NADH प्लस H प्लस NAD में बना, कन्वर्ट हुआ, वो अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छोड़ेगा। वो पहले FMN, एक फ्लेवेनो प्रोटीन होता है, वो FMN को देता है इलेक्ट्रॉन, वो आगे आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्स को देता है, और वो इस Q को देता है। Q इज यूबिक्यूनॉन, या फिर इसको कोएंजाइम Q बोलते हैं, विच इज अ मोबाइल कैरियर। मैंने कहा ना, एक कॉम्प्लेक्स और 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में काम करता है, घूम रहा है लेके। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लेगा, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, फिर ये आगे आपका पास करवाएगा। तो इसने साइटोक्रोम बी को दिए, उसने फिर आयरन सल्फर को दिए, उसने साइटोक्रोम C1 को दिए, फिर आपका साइटोक्रोम C आ गया जो मोबाइल कैरियर है, ये इसको साइटोक्रोम C को देगा, वो साइटोक्रोम AA3 को देगा, और वो फाइनली ऑक्सीजन को देगा, और ऑक्सीजन से पानी बन जाएगा।
अब यहां पे हमने NaDH की बात कर ली. दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4. तो NaDH में कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 एंड 4 आर इन्वॉल्व. 1 में क्या हो रहा है, NaDH का रिडक्शन हो रहा है, NaDH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो किसको दे रहे हैं, यूबिक्विनोन को दे रहे हैं. 3 में क्या हो रहा है, B से आपका C पे जा रहा है. फिर ये अगला वाला AA3 और ऑक्सीजन है. तो अगर आप नाम देखोगे ना, कॉम्प्लेक्स 1 को बोला जाता है NaDH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज. एक तरफ से NaDH और वो FMNFES, ये सारे पार्ट कॉम्प्लेक्स 1 के हैं. वो बाहर कोएंजाइम Q, जिसको यूबिक्विनोन भी कहते हैं. तो एक चीज ऑक्सीडाइज, एक चीज रिडक्शन, इसलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसको यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोलते हैं. अभी 2 को छोड़ दो, 3 पे आते हैं. 3 में क्या था, Q ने B को दिया, B ने C1 को दिया, तो इसको बोलेंगे BC1 ऑक्सीडो रिडक्टेज. अब अगले वाला आप C को दोगे, CAA3 को देगा और CAA3 ऑक्सीजन को देगा. तो इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीडेज है. बाकी सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ हो रहा था, इसलिए वहां ऑक्सीडो रिडक्टेज बोला गया था. मैंने आपको कहा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में वही है सेम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. अब इसकी बात करते हैं, बट वो सेम वही वाला है जो क्रेब्स साइकिल का था, जिसने सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनाया और आपका FADH2 रिलीज करा. याद रखना वो स्टेप था ना जहां FADH2, एक ही स्टेप था जहां FADH2 बना था. और फिफ्थ वाला तो हमें पता है एटीपी सिंथेसिस करा रहा है, इसलिए एटीपी सिंथेज. एज मतलब एंजाइम, एटीपी सिंथेस, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन करना, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन करना. तो जेनेसिस, सिंथेसिस सब सेम है, फॉर्मेशन करना. तो यहां क्या होता है, यहां ये अंदर आपका मैट्रिक्स है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये आपकी स्पेस है आउटर और इनर के बीच में. अब क्या याद रखना, देखो जब NaDH NaD में कन्वर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे से आगे आगे पास करता है. वो क्या करता है, उसके पास ना जब जैसे से वो आगे की तरफ जाता है ना, वो एनर्जी रिलीज करता जाता है. वो एनर्जी जो रिलीज करता है ना, वो यूटिलाइज होती है. यहाँ मैट्रिक्स में बहुत सारा हाइड्रोजन पड़ा होता है, उसको बाहर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंकने में. तो कॉम्प्लेक्स 1 4 हाइड्रोजन फेंकता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 हाइड्रोजन फेंकता है, कॉम्प्लेक्स 4 आपके 2 हाइड्रोजन फेंकता है. मतलब 2 हाइड्रोजन के पेयर, 2 हाइड्रोजन के पेयर, 1 हाइड्रोजन का पेयर. क्योंकि यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई वो यूटिलाइज हो गई हाइड्रोजन को कहां से, मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजने में. अब जब फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आएगा ना, वो क्या करेगा, ये जो एनर्जी यहां पे गई ना, उसको यूज करके वो एटीपी सिंथेसिस कराएगा. ठीक है, समझ आ गया ना. जब ये स्टेप हुए, एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी ने H को उधर की तरफ भेजा. अब जब H वापस अपनी जगह पे आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्मेशन में यूज होगी, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 करेगा. यहां तक समझ आ गया. तो NaDH कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 को यूटिलाइज करता है, whereas FADH2 कॉम्प्लेक्स 2, 3 और 4 को यूटिलाइज करता है. 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां FADH2 से FAD बनता है, वो आपका यूबिक्विनोन को देता है. इसका मतलब क्या हुआ, FADH2 कॉम्प्लेक्स 1 को यूज नहीं करता और NaDH कॉम्प्लेक्स 2 को यूज नहीं करता. अब थोड़ा सा याद करो, मैंने कहा था एक NaDH से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं. अब आप यहां देखो, यहां पर जो 4 हाइड्रोजन गए वो कॉम्प्लेक्स 1 ने भेजे, वो FAD में नहीं जाएंगे, FAD में सिर्फ 3 वाले जाएंगे और 4 वाले जाएंगे. तो सिर्फ यही वाले एनर्जी रिलीज जो स्टोर हुई वो एटीपी बनाएगी. तो ये हाइड्रोजन एक एटीपी, ये हाइड्रोजन एक एटीपी, तो 2 एटीपी बनेंगे. लेकिन NaDH में ये एक एटीपी, ये एक एटीपी, ये एक एटीपी बनाएगा. आ गया समझ, क्यों NaDH 3 एटीपी बनाता है और क्यों FADH2 2 एटीपी बनाते हैं. याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब एक और थोड़ा सा डीप इनसाइड एक पॉइंट बताती हूँ. हमें 90%, 99% क्वेश्चन में हमें यही लेके चलना है
कि एक NADH से 3 ATP बनते हैं, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, 4 हाइड्रोजन से एक ATP बना, 4 हाइड्रोजन से एक ATP बना, ये 2 हाइड्रोजन से तो आधा ATP बनना चाहिए। तो टू बी मोर प्रिसाइज, एक NADH से 2.5 ATP बनने चाहिए। और FADH2 को सोचो, इसमें पहले की तो कोई बात ही नहीं है, ये एक ATP बनाएगा, ये आधा ATP बनाएगा, तो यहाँ 1.5 ATP बनना चाहिए, 2 ATP नहीं बनना चाहिए। बट ये जब एम्स के लेवल पे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये फंडा याद रखना, अगर 38 ऑप्शन में नहीं है तो हमें कैलकुलेशन एक NADH 2.5 ATP और एक FADH2 1.5 ATP करके हमें करना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। पहला हम प्रेफरेंस 3 ATP और 2 ATP को ही देंगे, बट अगर उससे आंसर नहीं निकलता तब हम 2.5 और 1.5 ATP कर देंगे। और समझ आ गया ना 2.5 और 1.5 क्यों है? 4 प्रोटॉन से एक ATP बनेगा तो 2 लास्ट वाला 2 प्रोटॉन भेजता है तो उससे आधा ATP बनेगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 4 हाइड्रोजन भेजता है, मतलब 2 पेयर, और कॉम्प्लेक्स 4 2 हाइड्रोजन भेजता है, कॉम्प्लेक्स 2 कोई हाइड्रोजन नहीं भेजता। आगे समझ? वेरी इजी। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। NADH से FMN, FMN फिर FES, उससे यूबिक्विनोन के पास जाएगा, फिर बी साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, फिर मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C, एंड फिर वो फाइनली आपका साइटोक्रोम AA3 के पास जाएगा और वो आपके ऑक्सीजन को देगा। तो इस ऑर्डर को याद रखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब थोड़ा सा ना इन कॉम्प्लेक्स के नाम तो हमने पढ़ लिए, बट इसमें ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं इनमें क्या क्या चीजें और होती है। जो कॉम्प्लेक्स 1 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसको यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज भी कहते हैं, उसको NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडोरिडक्टेज भी कहते हैं, याद रखना। इसके अंदर FMN होता है, FMN की फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसमें 8 आयरन सल्फर के क्लस्टर्स होते हैं, इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेस होता है, पढ़ा था ना पहले FMN फिर FES। तो FMN की फुल फॉर्म फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, विटामिन बी जब आप पढ़ोगे ना, विटामिन B1 होता है थायमिन, थायमीन नॉट थाइमीन, THIAMINE इज विटामिन B1 एंड THYMINE इज न्यूक्लियोटाइड। वो आपका एक न्यूक्लियोटाइड बेस है, मतलब आपका नाइट्रोजनस बेस है। याद है क्या पढ़ाया था? पिरिमिडीन, प्यूरिन में गुआनिन एडेनिन आता है और पिरिमिडीन में थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल आता है। सो विटामिन B1 इज योर थायमीन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन। तो ये जो NAD है ना, ये नियासिन से बना है, विटामिन B3 से। फ्लेविन FMN, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 से बना है। ऐसे ही FADH2 फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जैसे ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, FAD होता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो वो भी विटामिन B2 से बना है। तो कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि NADH किससे बना है, FADH2 किससे बने हैं, बट ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो एम्स ऐसे एग्जाम्स में आने के चांसेस है। याद रखना, इसमें 8 आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 BC1 कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये देखो, अब ये याद कर लो, रियस के सेंटर 2 आयरन 2 सल्फर, 2 आयरन 2 सल्फर के क्लस्टर हैं। वहां 8 आयरन सल्फर के क्लस्टर थे, यहाँ 2 आयरन सल्फर के क्लस्टर है, और इसके अंदर एक हीम ग्रुप लगा हुआ है, हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप लगा हुआ है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन है इसके अंदर, साइटोक्रोम A3 है, और साथ में इसमें कॉपर एटम होता है, और कॉपर एटम CuB और Cu एक ही फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कंटेन कॉपर एटम, हीम ग्रुप इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर 3। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अगला आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 विच इज माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इस पे आते हैं, इसमें क्या होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ETC, जब ETC से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी यूटिलाइज होती है आपकी ATP की फॉर्मेशन करने के लिए,
जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इन्वॉल्व होता है और ये भी आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही है। एक NADH से 3 ATP है, टू बी मोर प्रिसाइज 2.5 ATP है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है एटीपी सिंथेस। इसमें क्या होता है, इसमें 2 यूनिट होते हैं F0 F1। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर F0 यूनिट होती है और जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें F1 यूनिट होती है। ये हाइड्रोजन के पास जब वहां भेजा, इनको एनर्जी यूटिलाइज हुई, इनके पास एनर्जी है, ये एनर्जी यहां लेकर आएंगे तो वो F0 से बाइंड करेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर मूव करने के लिए पहले F0 के पास आएंगे। F0 वो एनर्जी F1 को घुमाने में यूटिलाइज करेगा। होता है पहिए की तरह घूमता है, पहिए में आपका एडीपी और फॉस्फेट बना होता है, जैसे ही वो पहिया घूमता है वो जुड़ जाते हैं और एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब हाइड्रोजन का मूवमेंट यहां होता है तो एडीपी से एटीपी बनता है। इसको बोलते हैं, इस जो स्टेप नंबर 5 है इसको बोलते हैं केमिओस्मोसिस। ये जो केमिकल एनर्जी थी वो आपकी यूज हुई। सो दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो याद रखना, दिस इज एटीपी, दिस इज केमिओस्मोसिस, दोनों को मिला दो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय ETC एंड माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब एक कॉन्सेप्ट है एनर्जेटिक्स। वैसे मैंने आपको एनर्जेटिक्स, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ाया था सारा का सारा पढ़ाया था, लेकिन मैं अगली वीडियो में सबको कंबाइन करके एनर्जेटिक्स समझाऊंगी। तो आई होप अगली क्लास में आने से पहले आप उसको देखकर आना पहले, क्योंकि देखकर आओगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा। वो मेरी पुरानी वीडियोस में भी है, आप लोग चेक करके आना, ठीक है। तो आप थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक है नीट 2024 का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सिट्रिक एसिड, क्या नाम था सिट्रिक एसिड साइकिल? वाज कॉल्ड एज TCA। और क्रेब्स साइकिल दोनों सेम थे। कहां होता था? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका मतलब सिट्रिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब A का 2 होना चाहिए। भाई कोई और आंसर ठीक नहीं आ रहा, पहले से ही आप आंसर दे दोगे, बट चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। ग्लाइकोलिसिस कहां था? साइटोप्लाज्म में, तो B का 1। ETC कहां थी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस में नहीं थी, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो C का था 4। और प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स से स्पेस में गया था, याद है ना। तो आंसर 1 इज करेक्ट, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ा है ना, ये मेरी बात आप गांठ मान लो कि अगर कॉन्सेप्ट से चीज पढ़ोगे ना, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना क्लियर हो, ना आप करेक्ट कर पाओ। बस याद रखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो शुरू में टाइम लगेगा थोड़ा सा पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपका टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि आप ना आधी चीजें तो पहले ही पढ़ चुके होगे। तो याद रखना इस चीज को। अगला चलते हैं, नीट 2023 का एक क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA। अब इसने देखो नाम दे दिए, EMP एम्बेडेड मेयरहॉफ पार्टनर्स। क्या B का 4 होगा? बिल्कुल होगा, तो B का 4। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, फोर्थ आंसर नहीं होगा। अगला TCA ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब याद करो TCA, क्या TC के अंदर सिट्रेट सिंथेस था? पहला एंजाइम ही तो था, तो D का 1। अब चलो D का 1, तो ये दोनों है, तो ये आंसर भी नहीं, ये आंसर भी नहीं। अब बचा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीजन बाहर, CO2 बाहर निकल रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल CO2 बाहर निकला। CO2 बाहर कहां निकला था? या तो क्रेब्स साइकिल में या इंटरमीडिएट में। अब इंटरमीडिएट का नाम क्या था एंजाइम का? पाइरुवेट से एसिटेट बना था, उसको पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हमने कहा था, क्योंकि वहां पे एक NADH भी बनता था। तभी यहाँ पे है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 भी निकलेगा और ऑक्सीडेशन होगी तो NADH भी बनेगा। सो आपका A का था 2, सो A का 2, तो आंसर हो गया 1। चौथा भी देख लेते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ETC, दे आर इंटरकनेक्टेड। सो ये हो गया हमारा आंसर।
बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलो अगले पे चलते हैं। ये है नीट 2017 का। विच इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल। जब रॉन्ग आता है ना भाई देख लिया करो, क्योंकि हम करेक्ट सोच के करेक्ट आंसर दे देते हैं। देयर इज वन पॉइंट इन साइकिल वेयर एनएडीज FADH2 में बनता है, बिल्कुल सही था। कब बनता था? सक्सिनेट से फ्यूमारेट में, बिल्कुल करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग। During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. So succinyl coenzyme A से succinate बना था, ये भी हमारा ठीक है। succinyl coenzyme A से succinate बनेगा तो एक GTP बनेगा। during conversion of succinyl coenzyme A to succinate, हाँ तो हमारा अगला पॉइंट एक बार देख लेते हैं। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक टू यील्ड सिट्रिक, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस, बिल्कुल ठीक है। तो गलत है ये क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने उल्टा लिखा है। सक्सिनेट से सक्सिनाइल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। तो सक्सिनेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये वाला पॉइंट गलत है, तो याद रखना ये पॉइंट गलत है। एक बार साइकिल दोबारा से देखना, याद आ जाएगा। तो विद दिस आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में मिलते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे हमारा एनर्जेटिक फटाफट, और फिर और बहुत सारे MCQ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।